नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे शिक्षार्थी जिनका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय में प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हुआ है, ऐसे शिक्षार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो वीडियो है ना, चाहे ये 20 मिनट का हो या 25 मिनट का हो, याद रखना ऐसे शिक्षार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। चाहे आप इस वीडियो को हमारे पेड कोर्स में देख रहे हो, यानी मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हो, या आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, वीडियो को पूरा देखना, तल्लीन होकर देखना और आत्मीयता के साथ देखना। बहुत सारे ऐसे डाउट जो आपके मन में हो सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो विशेष तौर पर मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं, मैं लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे डाउट है ना वो क्लियर कर दूंगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया, यकीनन यह वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है साथियों, एक जो मैंने पहले अनाउंस किया था कि हमारा ये जो ऑनलाइन बैच है ना, पेड क्लासेज मोबाइल एप्लीकेशन पर, इसको हम 25 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। लेकिन होता यूँ है कि जीआईसी वाला भी एडमिट कार्ड अपलोड हो गए, यानी जो जीआईसी का एग्ज़ाम है वो भी भाई साहब उसी तारीख को होने जा रहा है। जीआईसी का एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगा और ये भी निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम है ना वो भी 22 सितंबर को होगा। तो मैंने सोचा कि शिक्षार्थियों के क्यों 3-4 दिन में ख़राब करूं, इसीलिए आज यानी 22 अगस्त से हम ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है पेड क्लासेज, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करें कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आंसर राइटिंग करते समय एक शिक्षार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा विशेष अनुभव नहीं होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही बहुत सारे शिक्षार्थियों का इस तरीके का ये पहला अनुभव होगा। हालांकि कुछ ऐसे मेरे शिक्षार्थी साथी हैं जो यूपीपीएससी मेंस लिख रहे हैं, या पहले भी कई बार इस तरीके की लिखित परीक्षा में वे शामिल हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए ये पहला अनुभव है। ठीक है, तो ऐसे शिक्षार्थियों के लिए जो सबसे पहला टास्क होता है साथियों, सबसे पहला टास्क होता है प्रश्न की डिमांड समझना। याद रखना, ये उन तमाम शिक्षार्थियों के काम आने वाला वीडियो है जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बीपीएससी मेंस के लिए भी काम आएगा, या स्टेट पीसीएस जहाँ पर भी मेंस एग्जाम होती है उसके लिए भी काम आएगा, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग, अगर आप यूपीएससी मेंस भी लिख लेने जा रहे हो ना, तभी भी ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी के सामने जो पहला टास्क होता है, वो पहला टास्क ये होता है कि प्रश्न की डिमांड समझना। अब याद रखें, जब हमें मंजिल का ही नहीं पता तो क्या ये संभव है कि हम उसके रास्तों को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाकर थमना है, मेरे पैर है ना वो कहाँ जाके रुकेंगे। क्या रास्ता निर्धारित हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा ही ये मेंस एग्जाम में होता है, जब तक हमें डिमांड नहीं पता। अब डिमांड डिमांड क्या होती है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। जैसे साथियों, प्रश्न में कुछ निर्देशात्मक शब्द होते हैं, और ये अच्छी बात है कि आपके केस में जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा में जो प्रश्नों का नेचर होगा ना, तो 10 प्रश्न तो पूछे जाएंगे 125 शब्द के। ध्यान रखना, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 125 शब्द के, और जिसके बाद में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 250 शब्द में, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब शब्द सीमा ज़्यादा होती है ना, तो उत्तर लेखन करने में आसानी भी होती है। विचार जो विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है ना, वो खुलकर अपने विचार रख पाता है। जैसे साथियों, प्रश्न में पूछा कि स्पष्ट कीजिए, है ना। मन से कोई प्रश्न अपने आप में आप बना के देख लीजिए कि एथनो मेथोडोलॉजी किस तरीके से दिन प्रतिदिन की घटनाओं का निर्वचन करता है, इसको स्पष्ट कीजिए। एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या समीक्षा कीजिए, नव मार्क्सवाद क्या थोड़े विलंब से आया।
इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये बात तो आपको पता है, जैसे हम मार्क्सवाद की चर्चा करें, बहुत पहले मार्क्स है ना, जिनका जन्म 1818 में हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत में, वो अपने विचार प्रस्तुत कर चुका था। धीरे धीरे हमने देखा है कि मिस्टर मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो धुंधली हो रही है, तो उसके बाद में नियो मार्क्सिज्म आया, और नियो मार्क्सिज्म को लाने में फ्रैंकफर्ट जो संप्रदाय है उसका प्रमुख योगदान है। और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से बहुत सारे विचारक जुड़े हुए हैं, आप जानते भी हो। हरखाइमर की बात करें, एडर्नो की बात करें, मॉर्क्यूज की बात करें, अल्थ्यूजर की बात करें, ठीक है ना, ये सारे के सारे किससे आते हैं? फ्रैंकफर्ट से आते हैं। तो इनकी वजह से ही तो नियो मार्क्सिज्म आया। क्या वो थोड़ा विलंब से आया, या नियो मार्क्सिज्म और पहले आ सकता था, या फिर बहुत ज्यादा जल्दी आ गया? समीक्षा कीजिए। तो हो सकता है कि एक निर्देशात्मक शब्द है ना, वो प्रश्न में ये हो कि समीक्षा कीजिए। जैसे साथियों, एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि विश्लेषण कीजिए, कि मिस्टर काम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है वर्तमान संदर्भ में आप क्या करें, उसका विश्लेषण करें। एक निर्देशात्मक शब्द है वो ये आ सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि टिप्पणी कीजिए। वर्तमान संस्कृतिकरण ने जिसका जो संस्कृतिकरण का सिद्धांत है एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, कि वर्तमान समय में संस्कृतिकरण ने निम्न जातियों की स्थिति में सुधार किया है, क्वेश्चन मार्क, और टिप्पणी कीजिए। अब पता है कि ये जब इस तरीके का आ जाए तो हमें कैसे उसका आंसर देना है बताऊंगा। या फिर साथियों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उदाहरण सहित समझाइए, इंडोलॉजी वर्तमान समय में या भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उदाहरण सहित उसकी समीक्षा कीजिए या उदाहरण सहित उसको समझाइए। मतलब कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे पहला काम होता है ना, जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक शिक्षार्थी के सामने जो पहला काम होता है वो होता है प्रश्न की डिमांड को समझना। डिमांड को बोलते हैं मांग, और मांग को बोलते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। याद रखें कि प्रश्न जितने भागों में वर्गीकृत होगा, आंसर है ना वो भी उतने भागों में ही वर्गीकृत होगा, ठीक है। जैसे साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ कमांड शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए किसी प्रश्न के लास्ट में कि चर्चा कीजिए। अब ध्यान रखना, कोई प्रश्न के लास्ट में अगर कमांड शब्द आ जाए, चर्चा कीजिए या डिस्कशन कीजिए, तो दोनों पक्षों को काम में लेना। अब चर्चा ही तो हो रही है, अब चर्चा का मतलब ये नहीं होता, जैसे साथियों हम डिस्कशन की चर्चा करें तो अकेला व्यक्ति क्या खुद से डिस्कशन कर सकता है? मेरे होलिये पे मत जाना, इस समय मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है, बहुत ज़्यादा शारीरिक दबाव है ना। खासकर जीआईसी वालों के लिए मैं अपना बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ, तो खुद के लिए साज सज्जा को वक्त नहीं मिल रहा। तो कहीं आप ऐसा सोचो कि ये व्यक्ति खुद देखने में ही पागल सा लगता है, तो क्या ही हमारे लिए समय? ऐसा नहीं है। मैं पिछले 10 वर्ष से इस विषय के अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ, और पिछले लगभग 19 वर्ष से मैं इस विषय को पढ़ रहा हूँ। मैंने हमेशा विद्यार्थियों के हितों में काम में लिया, ठीक है। वो कभी कभार मेरी कैमरे की तरफ नज़र चली जाती है ना, तो मैं अब खुद को देखता हूँ। मेरे पास आईना नहीं है, मैं शीशे वगैरह में अपना चेहरा नहीं देखता हूँ, है ना। चलो साहब, ये तो थोड़ा सा मुद्दे से हटके बात है, क्योंकि हम लिखित प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चर्चाएं भी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, अगर एक शब्द आ जाए कि डिस्कशन या चर्चा कीजिए, तो याद रखें कि अकेला व्यक्ति डिस्कशन नहीं कर सकता। डिस्कशन करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। और जब हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो क्या वो वन वे कम्युनिकेशन चलेगा? क्या वो वन वे आइडियोलॉजी की तरफ चलेगा? नहीं चल सकता ना। दोनों चीजें निकल कर आएगी। कुछ व्यक्ति उस बात का समर्थन कर रहे होंगे और कुछ व्यक्ति उस बात का विरोध कर रहे होंगे। तो जब किसी प्रश्न के लास्ट में आ जाए डिस्कशन कीजिए, तो हमें दोनों पक्षों को शामिल करना है, उसके पक्ष को भी शामिल करना है, विपक्ष को भी शामिल करना है। मतलब जितने भी डायमेंशन है ना, उनका संतुलित फॉर्मेट में हमें प्रयोग करना है, ठीक है। एक तो ये आ गया। जिसके बाद में जैसे साथियों एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए, हम सांप्रदायिकतावाद की चर्चा करें कि वर्तमान समय में सांप्रदायिकतावाद ने किसी एक संगठन के यूनिटी या किसी एक संगठन के मजबूती में अपना अहम रोल अदा किया है, चर्चा कीजिए। अब आपको पता है कि जहां हम सांप्रदायिकतावाद की चर्चा करें, तो कोई एक आइडियोलॉजी का जो संगठन है ना, वो तो मजबूत होता है, लेकिन साथ ही याद रखें
जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो जो दूसरा पक्ष है ना उसके प्रति वो विरोध भी पैदा करता है, मतलब दोनों पक्षों में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, यानी उनके बीच में संघर्ष होता है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं, जब इस तरीके का प्रश्न आए, पक्ष और विपक्ष, विभिन्न जो उसके पहलू है, विभिन्न डायमेंशन है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना होगा। आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे साथियों एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि परीक्षण कीजिए, है ना, वर्तमान समय में परीक्षण कीजिए। अब परीक्षण की जब हम बात करेंगे तो कंटेम्प्रेरी इशू, जो परीक्षण होगा वर्तमान समय में, तो वहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना वो कंटेम्प्रेरी इशू के पूछे जाएंगे। चाहे हम नगरीकरण की बात करें, औद्योगिकरण की बात करें, या हम वैश्वीकरण की बात करें, या हम वीकर सेक्शन की बात करें, वीकर सेक्शन में भी ट्राइबल्स की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, या जेंडर्स की बात करें, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशू के आएंगे तो ध्यान रखें, जब परीक्षण आएगा ना प्रत्येक पहलू का गहनता से परीक्षण करना है। अगर कोई वीकर सेक्शन जैसे महिलाओं का ही आ गया कि आजादी के बाद में या इस दशक में पिछले दशक की तुलना में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, इसका परीक्षण कीजिए, तो ध्यान रखें सुधार आया है तो उसके कारण देने हैं। सुधार किस तरीके से आया है, कितना आया है, तो याद रखें हमें फैक्ट यानी तथ्यों का प्रयोग करना है। आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजिकल व्यू, उस परिवर्तन को किस तरीके से देखना है, इन सब बातों का भी हमें उल्लेख करना है। जैसे साथियों एक प्रश्न ये आ गया कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, किसी भी प्रश्न के पीछे एक कमांड शब्द आ जाता है ना, आलोचनात्मक। अब ध्यान रखें आलोचनात्मक परीक्षण में केवल ही उसकी आलोचना नहीं करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में हमें संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। आलोचना भी कर दी, अब आलोचना हम किस आधार पर करेंगे भाई, लिमिटेशन। जैसे साथियों हम चर्चा करें, हम मार्क्सिज्म की आलोचना कर देते हैं क्योंकि मार्क्सवाद की आलोचना हुई थी तभी तो नव मार्क्सवाद आया। अब मार्क्सवाद की क्या सीमाएं थी, मार्क्सवाद की सीमाएं ये थी कि इंडिविजुअलिज्म पर वो काम नहीं करता था। मार्क्सवाद की ये सीमाएं थी कि हमेशा उसने कन्फ्लिक्ट को देखा, हमेशा उसने द्वंद्व को देखा। मार्क्सवाद की सीमाएं ये थी कि वह अपनी क्रिया और सिद्धांत पर खरा नहीं उतर रहा था, तो उसकी सीमाएं भी लिखे, आलोचना भी करें और उसके स्थान पर बेहतर प्रस्तुतिकरण यानी उसका विकल्प क्या हो सकता है, इसका भी हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का आएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है। जैसे साथियों कई बार मूल्यांकन वाला आ जाता है, किसी प्रश्न के लास्ट में प्रश्न पूछ लिया, लास्ट में पूछ लिया जाता है कि इसका मूल्यांकन करें। अब मूल्यांकन में याद रखें, हाँ ऐसा प्रश्न बनेगा, अभी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार है ना अपनी उपलब्धियों को प्रश्न पेपर के माध्यम से शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, तो मूल्यांकन आएगा। और मूल्यांकन वाला प्रश्न कहां से आ सकता है, वो भी कंटेम्प्रेरी इशू से आ सकता है। जब इस तरीके का प्रश्न पूछे ना तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है और साथ में याद रखें कि उसकी कमियां क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान में कोई पदस्थ सरकार है, ठीक है, वर्तमान में कोई सरकार है। अब मान लेते हैं कि वो सरकार कांग्रेस या बीजेपी की है, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक थोड़ी है कि परीक्षा देने वाला केवल ही बीजेपी सपोर्टर रहेंगे या परीक्षा देने वाले केवल ही कांग्रेस सपोर्टर रहेंगे। और जो एक परीक्षार्थी होता है ना, या जिसे हम शिक्षार्थी कह सकते हैं, वो न्यूट्रल होता है, राजनीतिक आइडियोलॉजी से वो आंसर राइटिंग नहीं कर सकता, उसको न्यूट्रल रहकर यानी उसके पक्ष विपक्ष उसकी कमियां इन सब का क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जिसके बाद में कुछ एक कमांड वर्ड है, जैसे साथियों एक ही आ जाए स्पष्ट करें, है ना, तो स्पष्ट का मतलब होता है एक्सप्लेन। जहां स्पष्ट करने वाला प्रश्न आ जाए ना तो प्रश्न क्या पूछा गया है उसकी हमें अवधारणा लिखनी है, ठीक है, उसका अर्थ हमें लिखना है, उसकी विशेषता हमें लिखनी है और उसके कारण है ना, क्योंकि एक्सप्लेन इसका जो अंग्रेजी शब्द पे जाएंगे ना तो उसका मतलब ही होता है एक्सप्लेन। और जहां एक्सप्लेन की बात हो, जैसे मैंने कहा डिस्कशन में दो पक्ष हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग किसी एक विचारधारा का समर्थन करें भाई, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, जब तक वाद और प्रतिवाद नहीं होगा ना तो संवाद निकल के नहीं आएगा, दैट इज डिस्कशन मोड।
लेकिन यहां पर एक्सप्लेन मोड की बात करें तो एक्सप्लेन मोड है ना जो हमेशा ए टू जेड पे काम करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में एक आ जाएगा समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, जैसे उसका परीक्षण भी बोल सकते हैं या रिव्यू भी बोल सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि पक्ष और विपक्ष, जब कोई समीक्षात्मक प्रश्न आए ना तो पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रयोग करें। समाजशास्त्रियों के विचार भी रखें, क्योंकि भाई पक्ष लोगे, जैसे हम चर्चा करें मिस्टर मील की चर्चा करें। अब काम्टे ने पॉजिटिविज्म थ्योरी तो दी, उसने चिंतन के 3 स्तर दिए, सबसे पहले थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और पॉजिटिविज्म। अब जेएस मील एक बात कहता है, जेएस मील एक बात कहता है ना कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता खुद अपने प्रत्यक्षवादी आइडियोलॉजी पे नहीं टिक पाया। तो ये थोड़ी कि हम अगर समीक्षात्मक प्रश्न पूछा गया है काम्टे के प्रत्यक्षवाद पे तो हम उसका महिमा मंडन ही करेंगे, हम हमेशा उसकी तारीफ ही करेंगे, ऐसा नहीं है। जहां समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आलोचना भी की जाएगी, और आलोचना करते समय हमें किसी समाजशास्त्री का रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर मिस्टर जेएस मील का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर जिसके बाद में एक प्रश्न मान लो आपसे ये विश्लेषण वाला पूछ लिया जाए। अब विश्लेषण में भी हम पूरा उसका एनालिसिस करेंगे, उसके विभिन्न प्रकार के डायमेंशन, उसके कारण, उसके प्रभाव, इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एक कमांड वर्ड ये आ गया कि टिप्पणी कीजिए। अब ध्यान रखना कि ये जो टिप्पणी वाला प्रश्न है ना, अब टिप्पणी यानी कमेंट्स, इसको अंग्रेजी में देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो डालता हूं, आप कमेंट्स करते हो, तो मान लो आपको कोई कमी नजर आती है तो आप कमी जाहिर करते हो, ठीक है ना। आपको मेरी बातों में सकारात्मकता नजर आती है तो आप पॉजिटिव कमेंट करते हो। तो इस तरीके का प्रश्न पूछे ना तो लॉजिकली, अब जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि मान लो कहीं पे भी नेगेटिव कमेंट करे जा रहे हैं, उनका कोई लॉजिक ही होता ही नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि मेरे में और ट्रांसपेरेंसी में बिल्कुल भी लेस मात्र का अंतर नहीं है। हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना सब में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपका बैच चला रहा हूँ, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है, स्टूडेंट उसको देख ही नहीं पा रहा, फिर बाद में कह रहा है गुरुजी आपने ये नहीं करवाया, गुरुजी आपने वो नहीं करवाया, गुरुजी ऐसा होना चाहिए, ये दे दीजिए, वो दे। अब मान लेते हैं कि जब स्टूडेंट उनको देख ही नहीं रहा और फिर वो कमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो लॉजिकली कमेंट्स होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि मार्क्सवाद को ख़त्म करने के पीछे लॉजिक ही नहीं होता। जैसे हम नवप्रकार्यवाद की बात करें, जिसकी बात मिस्टर जेफरेस या अलेक्जेंडर करते हैं, जिसकी बात रिचर्ड मंच करता है, जिसकी बात पॉल कॉलोमी करता है। अब नव प्रकार्यवाद इसलिए आया क्योंकि पार्सन्स के प्रकार्यवाद में उनको कमी नजर आई, लॉजिकली कमी नजर आई। अगर लॉजिकली कमी नजर नहीं आती ना तो नव प्रकार्यवाद नहीं आता। तो ध्यान रखें, टिप्पणी करो ना आप तो लॉजिकली टिप्पणी करो, रेफरेंस देते हुए टिप्पणी करो, एग्जाम्पल देते हुए टिप्पणी करो, किसी सोशियोलॉजी का थिंकर है ना उसका प्रयोग करते हुए टिप्पणी करो, ठीक है। फिर जिसके बाद में जैसे ये आ गया, एक प्रश्न ऐसे आ जाता है कि उदाहरण सही समझाइए। तो ध्यान रखें जहां तक संभव हो ये जो उदाहरण होते हैं ना ये समकालीन घटनाओं के होने चाहिए। समकालीन घटना का मतलब होता है वर्तमान परिस्पेक्ट। इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, और बहुत हद तक कोशिश करो कि वो जो एग्जाम्पल है ना वो हमारे सोशलॉजिकल दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करे, मतलब हमारा जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है ना उससे जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ये काम आएंगे। जैसे कोई कमांड शब्द आ गया किसी प्रश्न के पीछे कि डिस्कशन कीजिए, पक्ष और विपक्ष दोनों आयामों को काम में लेना है, परीक्षण करना है विभिन्न पहलुओं का गहनता से, क्या कारण है, क्या उदाहरण है, क्या दृष्टिकोण है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट हैं, ठीक है। आलोचना करनी है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को काम में लेना है, मूल्यांकन करना है उपलब्धि, कमी और इसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये आ गया है ना। अब देखो साहब अगला जो निकल कर आता है, जैसे साथियों हम यहां पर 200 शब्दों की बात करें, क्योंकि आपके तो
दो प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 200 शब्दों में, एक 125 शब्दों में। जैसे मान लेते हैं कि कोई 200 शब्दों का प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के 3 भाग होते हैं। छोटे प्रश्न में नहीं होते, बड़े प्रश्न में 3 भाग होते हैं। जो पहला फर्स्ट भाग होता है ना, ये इंट्रो का होता है, ठीक है। पहला जो इसका प्रश्न का भाग होता है, जिसे हम एक तरीके से परिचय बोल सकते हैं, है ना। इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, वो मेन बॉडी होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है वो मुख्य भाग होता है, और जिसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा भाग होता है ना, वो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष का होता है, ठीक है। अब याद रखें, जैसे मान लेते हैं कि 200 शब्दों का कोई प्रश्न है, तो परिचय है ना 20 से लेकर 30 शब्दों तक आप लिख सकते हो। परिचय को आप बहुत लंबा ना लिखें। अब किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। जैसे साथियों की प्रश्न 200 शब्दों का है, तो इसका जो मेन बॉडी होता है ना, वो 140 से 160 शब्दों का होना चाहिए, और निष्कर्ष है ना, वो 20 से 30 शब्दों का होना चाहिए। 200 शब्दों का प्रश्न है तो, और मान लेते हैं कि 125 शब्दों का है, क्या हम उसमें निष्कर्ष लिखें? बिल्कुल उसमें निष्कर्ष लिखे, भले ही आप 2 लाइन का निष्कर्ष लिखे, ठीक है। निष्कर्ष लिखे, भले ही आप क्या करें कि उसमें 2 लाइन का लिखे। आपका जो जैसा कि मैंने देखा और मेरे 1-2 अनुभवी साथियों से बात हुई, आपका जो बुकलेट है ना, वो आप मंगा लेना। एक बुकलेट, लास्ट में चर्चा करेंगे इस पे, है ना। बुकलेट वगैरह पे लास्ट में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर याद रखें, मान लो 200 शब्दों का कोई पूछा गया है, ये सारी बातें है ना, मैं एक रिसर्च के आधार पर कर रहा हूँ। बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके रिव्यू देखे, उनके वीडियो देखे, उनके अनुभव सुने, और उसके आधार पर ये वीडियो है ना जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखें कि परिचय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 20 से 30 शब्दों के बीच में रहे। इसका जो मेन बॉडी है, जिसमें प्रश्न में पूछी हुई बात लिखेंगे, क्योंकि परिचय का मतलब बैकग्राउंड होता है। जो परिचय का मतलब होता है ना, वो बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड को एक तरीके से हम भूमिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक हमें यही नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, तो हम बड़े विचार कैसे रखेंगे? 2 लोगों में डिस्कशन हो रहा है कमरे में, हमने भी, तीसरे ने भी एंट्री करी, क्या हम जाते ही अपना बखान करने लग जाएंगे? एटलीस्ट हमें पता तो हो कि ये 2 लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं। दैट इज बैकग्राउंड, दैट इज भूमिका, ठीक है। फिर ये मेन बॉडी हो गया, फिर ये निष्कर्ष हो गया। अब ध्यान रखें, मैंने कहा कि परिचय, अब परिचय कैसे लिखें, या परिचय में लिखना तो हमें 20-30 शब्दों में है, लेकिन उसमें हम किन किन बातों को शामिल करें? ध्यान रखें, किसी परिभाषा का प्रयोग करें, किसी परिभाषा का प्रयोग करें, किसी अवधारणा का प्रयोग करें, कोई पुस्तकों का प्रयोग करें, किसी थिंकर या स्कॉलर के स्टेटमेंट का प्रयोग करें, रिपोर्ट या समसामयिक संदर्भ। जैसे मान लेते हैं साथियों कि हम बात करें संस्कृतिकरण या नगरीकरण की बात करें, है ना, संस्कृतिकरण या नगरीकरण की बात करें। अब सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनके लेटेस्ट आंकड़े हैं ना, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप किसी जो कंटेम्प्रेरी रेफरेंस है, समसामयिक या कोई रिपोर्ट है, उसका प्रयोग कर सकते हो। और ध्यान रखना कि ये जो परिचय होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होना चाहिए। प्रश्न की जो पृष्ठभूमि पता पता चले कि हमारा जो प्रश्न है ना वो संस्कृतिकरण का है, प्रश्न तो संस्कृतिकरण का है, लेकिन हम उसमें नगरीकरण थोप रहे हैं। जैसा प्रश्न पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिचय होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इसका जो सार निकलता है ना, परिचय का जो सार निकलता है, जितने ज़्यादा आप फैक्ट का प्रयोग करोगे, जितने ज़्यादा आप फैक्ट का प्रयोग करोगे ना परिचय में, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, उसको लगेगा कि इस शिक्षार्थी की वास्तविक तैयारी है। जैसे साथियों समाज से रिलेटेड कोई प्रश्न आ गया, तो बॉर्नवीज का रेफरेंस दे दो, बॉर्नवीज की डेफिनेशन दे दो, जो मेंटल स्ट्रक्चर मानसिक संरचनाओं की बात करता है, मानसिक संबंध, ठीक है। या मैकइब्रेम पेज की दे दो, जो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात करता है, या फिर आप गिन्सबर्ग का दे दो। कुल मिलाकर अगर हमने प्रारंभिक भाग में किसी डेफिनेशन का, स्टेटमेंट का, बुक का या किसी थ्योरीज का प्रयोग किया ना, अच्छे नंबर मिलेंगे, और उसी में नंबर मिलेंगे। जानते तो सब है हम सोशियोलॉजी के बारे में। हर विद्यार्थी से मैं आपको एक चीज बताऊं,
जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तो एक इस तरीके की धारणा थी कि जितनी ज़्यादा कॉपियाँ भरेंगे ना उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मतलब सप्लीमेंट्री कॉपी लेने का प्रावधान होता था पहले। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक दो दो सप्लीमेंट्री ले लेते थे। आता कुछ नहीं था, आता लेकिन वो फिर भी लेते। क्यों? क्योंकि लिख तो हर व्यक्ति सकता है, लिखना सबको आता है, लेकिन कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या स्ट्रक्चर में लिखना है, ये हर किसी को नहीं आता। लिख दो, लिखने में क्या है? पूछा होली का, लिखो दीपावली का। नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो हमारा जो आंसर है ना, वो पर्सन को ओरिएंटेड करते हुए होना चाहिए। ठीक है। फिर देखो साहब, ये बात हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका प्रारंभिक भाग है उसमें फैक्ट का प्रयोग जरूर करें। फैक्ट कोई सा भी हो सकता है। फिर हम बात करें मेन बॉडी की। इंट्रो हो गया, फिर उसमें निकल कर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में ध्यान रखें कि छोटे छोटे उप शीर्षकों में बांटें। जैसे साथियों हम चर्चा करें वैश्वीकरण की, है ना, हम वैश्वीकरण की चर्चा करें। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण की वजह से महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है। ये प्रश्न आ गया कि वैश्वीकरण ने महिलाओं की स्थिति में सुधारा है, या महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए वैश्वीकरण का अहम रोल है। अब इसका हमें मेन बॉडी लिखना है। तो मेन बॉडी के किन किन फील्ड में महिलाओं का सुधार, जैसे शैक्षिक स्थिति में सुधार, जैसे एक हमने ये लिख दिया शैक्षिक शैक्षिक सुधार। ठीक है। और फिर इसके आगे हमने ऐसे लिखा और फिर अपना आंसर लिख दिया। ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं शैक्षिक सुधार और कार्य की आज़ादी। कार्य की आज़ादी, या हम यूं कह सकते हैं कि कार्य की स्वतंत्रता। ये ऐसे लिखा और फिर आंसर लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर मैं आपसे यूं कहना चाह रहा हूं कि एक ही पूरा पैराग्राफ मत लिख देना। उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा आपने 6-7 लाइन का, उसमें शैक्षणिक भी आ गया, आर्थिक भी आ गया, राजनीतिक भी आ गया, उसमें धार्मिक भी आ गया, उसमें सांस्कृतिक भी आ गया। मतलब जो प्रश्न पूछा गया है ना, जब हम उसका आंसर लिखे तो उसको छोटे छोटे सब टाइटल में डिवाइड कर लें। सब टाइटल में डिवाइड करने से ये होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस फील्ड के बारे में कहना चाह रहे हैं, ये बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो पहला कि छोटे छोटे उप, आगे बताऊंगा किस तरीके से करना है। प्रत्येक बिंदु 2-3 पंक्तियों में लिखे। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई शैक्षणिक को लिख दिया आपने 4 लाइनों में, शैक्षणिक सुधार को लिख दिया 4 लाइनों में, कार्य की आजादी को लिखा 1 लाइन में। संतुलित रूपरेखा तैयार करनी है, संतुलित स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। ठीक है। जहां संभव हो उदाहरण अवश्य दे, लेकिन उदाहरण है ना वो व्यवहारिक होने चाहिए। उदाहरण है ना वो फैक्ट पर आधारित हो तो वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। कई बार यूएनओ की रिपोर्ट ये कहती है, यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है, विश्व बैंक ये कहता है, ठीक है ना, एमएचआरडी ये कहता है, महिला बाल विकास मंत्रालय, इस तरीके के जब आप प्रयोग करोगे ना तो वजन आता है आपके आंसर में, वो स्कोरिंग होता है। ठीक है। और ध्यान रखें कारण प्रभाव चुनौतियां जो प्रश्न में पूछा गया है, अगर कारणों के बारे में पूछा गया है तो कारणों का जिक्र करो, प्रश्न में प्रभाव पूछा गया है प्रभाव का करो, क्या चुनौतियां हैं पूछा है तो लिखो, क्या समाधान हो सकते हैं। मतलब जितने डायमेंशन का या जितनी डिमांड का प्रश्न है, आपके आंसर की डिमांड है ना वो भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है। उत्तर के जो स्ट्रक्चर है 200 शब्दों में है तो ये आइडल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। ये एक मैंने आइडल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। इंट्रो कैसे लिखना है, मेन बात यह है कि फैक्ट का प्रयोग जरूर करें। मेन बॉडी किस तरीके से लिखनी है, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से बचे, छोटे छोटे सब टाइटल में बांटे, संभव हो तो उदाहरण दे, है ना, और देना भी चाहिए उदाहरण। अगर 2 लाइन में उदाहरणों का प्रयोग करोगे ना तो आंसर लिखने में भी आसानी हो जाएगी, और जितनी डिमांड का क्वेश्चन पूछा गया है आंसर की डिमांड भी उतनी होनी चाहिए। फिर जिसके बाद में हाँ ध्यान रखें, ये जो फ्लो चार्ट या डायग्राम है ना इनका प्रयोग आप जरूर करें। इनका प्रयोग करने से, जैसे साथियों आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेक एवरेम पेज ने समाज के कितने आधार बताए हैं, आधारों को
बताइए या उनका विश्लेषण कीजिए या उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जाति की 6 विशेषता बताओ अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिए, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो वो आपको इस तरीके से, जैसे आपसे पूछ लिया जाए मैकआइवर पेज के 7 आधार, तो यहां पर मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा UPAMG, और इस तरीके से 2 बॉक्स और बना लो, UPAMG और MGCL, है ना। इस तरीके से आप 2 बॉक्स और बना लीजिए, UPAMGC और L, है ना। U का मतलब यूजेज हो जाएगा, यूजेज को बोलते हैं रीतिया। P का मतलब प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं प्रक्रिया। A का मतलब ऑथोरिटी यानी सत्ता। M का मतलब म्यूचुअल एड, म्यूचुअल एड को बोलते हैं पारस्परिक सहयोग। G का मतलब ग्रुप एंड डिवीजन, समूह एवं विभाग, इसमें समाज, समिति, संस्था, है ना। समाज में ही तो आती है, समिति भी समाज में आती है, संस्था भी आती है, समुदाय भी आती है। ग्रुप एंड डिवीजन हो जाएंगे। सी का मतलब कंट्रोल, समाज में नियंत्रण पाया जाता है। एल का मतलब लिबर्टी यानी क्या पाई जाती है, स्वतंत्रता। अब देखो, एक तो आप इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखते, इस तरीके से लिखते, तो ये है आंसर राइटिंग होती है ना, आंसर राइटिंग का ये बेस्ट तरीका होता है। याद रखें, जब हम रिसर्च की बात करें, ऐसा रिसर्च स्कॉलर या ऐसा शिक्षार्थी जिसने रिसर्च रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में टेबल्स का प्रयोग किया है, फ्लो चार्ट या डायग्राम का प्रयोग किया है, तो ये चीजें होती है ना, एक बेहतर प्रेजेंटेशन का तरीका मानी जाती है। पढ़ना कभी, है ना, रिसर्च में। जैसे साथियों आपसे विशेषता पूछ लिया जाए, अब यहाँ से आपसे यहाँ से औपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है ना, एक प्रश्न ये ले लीजिए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषता बताइए। तो ये लिखित होता है, इसमें लिख दो कि औपचारिक नियंत्रण लिखित होता है, ये वेल डिफाइन होता है। दूसरे नंबर पर लिख दो ये वेल डिफाइन होता है। ये जटिल समाजों की पहचान है, जटिल समाज मतलब वर्तमान समाज, ये वर्तमान समाजों की पहचान है। और गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस इसमें ज्यादा पाया जाता है। ये लो साहब, इस तरीके से आप लिखोगे, आंसर राइटिंग आपका प्रभावी होगा। जैसे साथियों हम पूछे कि नगरीकरण के क्या परिवर्तन है या विशेषता, तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिख दिया नगरीकरण, नगरीकरण की विशेषता, तो जो ये यहाँ पर है, एक विशेषता क्या है, दूसरी क्या है। नगरीकरण की विशेषताओं की बात करें तो स्लम्स एरिया है वो बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। तो ये चारों हैं, वो चारों आप इसमें लिख दीजिए, ठीक है। जैसे साथियों इंडोलॉजी का कोई प्रश्न आ गया, है ना, भारत विद्या का आपका कोई प्रश्न आ गया कि भारत विद्या से जुड़े हुए विचारक। अब भारत विद्या से तो 3 ही आते हैं, तो यहाँ पर मेनली 3 आते हैं। भारत विद्या का आपका कोई प्रश्न पूछा, तो इसमें आप घुरिया का प्रयोग करो, इसमें आप इरावती कर्वे का प्रयोग करो, इसमें मैं ल्यूडूमा का प्रयोग करो। ये लो साहब, मेरा कहने का मतलब यह है। अब सुनो, ये जो फ्लो चार्ट डायग्राम है ना, ये विद्यार्थी की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि उसका दिमाग किस तरीके से काम, ये टीचर नहीं बताएगा ये सारी चीजें, मैंने तो ये बता दी, अब आप इनका प्रयोग कर लो, लेकिन उसका दिमाग चलेगा कि मैं इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। और बहुत ज्यादा एनिमेटेड भी मत करना, काले काले बादल बना दो, उनमें गहरी काली घटाएं बना दो, धीमे धीमे बरसात बना दो, छाता लेके खड़ी हुई एक नारी बना दो ऐसा मत करना, बहुत सारा एनिमेटेड मत करना, वो ऐसे फाड़ के फेंक देगा कि तुम उसको बहुत ज्यादा रंग रोगन करने। सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। तो इसका प्रयोग करें। और ये मतलब एक तरीके से आप है ना, ये एग्जाम्पल है, ये कुछ मॉडल्स डायग्राम और फ्लो चार्ट हैं जो मैंने आपके लिए प्रयोग किए हैं। अब ये निष्कर्ष में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि निष्कर्ष है ना वो भी मुश्किल से 2-3 लाइन का होगा, ये इंट्रो भी नहीं हो सकते, वो भी 20 से 30 शब्दों की होगी, ये मेन बॉडी में होगा। जो मेन बॉडी हमारा 160-150 शब्दों का होगा ना, उसमें हम इसका प्रयोग, इनमें शब्द भी बचते हैं। जैसे समाज शास्त्र की विशेषता पूछ ली, सुनो साहब, जैसे यहां पे समाज शास्त्र की विशेषता पूछ ली। अब या फिर आप ऐसे करो, जैसे आपको हिरार्की ऑफ साइंस पूछ लिया, हिरार्की ऑफ साइंस का मतलब है विज्ञानों का संस्करण, काम्टे ने दिया था, है ना, पॉजिटिव फिलोसफी में दिया था। तो ध्यान रखें, ऊपर एक लाइन लिख दी और फिर जिसके बाद में MAPCB और S। M का मतलब क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, A का मतलब एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, P का मतलब फिजिक्स हो जाएगा, C का मतलब केमिस्ट्री,
ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, कहीं आप भी एमए पीसीबीएस आपको पूरा लिखना है कहीं पता चले एमए पीसीबीएस लिख दो, बी का मतलब बायोलॉजी हो जाएगा, एस का मतलब सोशियोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी है वो मैथ पे डिपेंड है, ठीक है, और फिजिक्स है जो एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है, केमिस्ट्री फिजिक्स पे डिपेंड है, बायोलॉजी है केमिस्ट्री पे डिपेंड है, ठीक है, और सोशियोलॉजी है जो बायोलॉजी पे, यानी जो सब पर डिपेंड है वो हमारा समाजशास्त्र है, जो सब पर डिपेंड है वो हमारा समाजशास्त्र है। इसीलिए तो समाजशास्त्र क्या है, सामान्य विज्ञान, क्योंकि सबका अध्ययन किया जाता है और सबका अध्ययन किया जाएगा, इसीलिए हमारा विषय है जो सबसे कठिन हो जाएगा। और जो ऊपर का है वो एक स्वतंत्र, आप ऐसे ही लिखना, अरे आप ऐसे ही लिखना, कठिन विषय ब्रैकेट में समाजशास्त्र, फिर जिसके बाद में स्वतंत्र विषय और ब्रैकेट में लिखना सबसे आसान विषय। नंबर मिलेंगे आपको भर भर के। अब इसको आप मान लो पूरा रगड़े जा रहे हो, वो ही ऐसे भाई लिख रहे हो परंपरागत। आगस्ट काम्टे जो यहाँ के रहने वाले थे फ्रांस के, ठीक है ना, इनका जन्म 1789 में, सॉरी 1798, 1760 में तो किसका हुआ था, साइमन का हुआ था। तो इनका जन्म फ्रांस में 1798 में हुआ। इनकी किताब ये थी, और ये समाजशास्त्र को समाज विज्ञान और दूसरे विषयों के समकक्ष रखना चाहते थे। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बल देने के लिए हायरार्की ऑफ साइंस दी, जिसमें ऐसा 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 होता है, पूरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पेपर भी भर जाएगा, लिख भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत प्रभावी आंसर होता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ, समाजशास्त्र में आप आंसर देखो, दो चीजें हो गई प्रश्न को, तीन, पहले तो हमारे कमांड वर्ड हो गए, कमांड वर्ड का मतलब होता है डिमांड, इस तरीके के कमांड वर्ड आए तो हम क्या क्या लिखे। दूसरा हो गया हमारा इंट्रोपोर्शन, फिर हो गया हमारा मेन बॉडी। अगर आप समाजशास्त्र, और है ही हम तो समाजशास्त्र के शिक्षार्थी, समाजशास्त्रियों का नाम अवश्य लिखे। अगर कोई थ्योरी, जैसे साथियों आपका स्थानीयकरण पूछा, या सार्वभौमिकरण, में लिख देता हूं, मैं जीआईसी वालों को दिया था ये प्रश्न। जैसे एक प्रश्न ये आ गया स्थानीयकरण, और एक प्रश्न आ गया सार्वभौमिकरण, है ना। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण के बीच में अंतर बताइए, है ना, या इनका विश्लेषण कीजिए। तो ध्यान रखें, इनकी बात सबसे पहले करता है रॉबर्ट रेडफील्ड, इनकी बात सबसे पहले करता है रॉबर्ट रेडफील्ड, है ना, टिपोजोलान मैक्सिकन विलेज। और रॉबर्ट रेडफील्ड से ये आइडियोलॉजी भारतीय समाज में किसने प्रयोग की थी, एक तो मैकम मैरिट ने, एक तो किसने की थी, मैकम मैरियट या मैरिट, है ना, और एक की थी मिल्टन सिंगर। हमारे समाज शास्त्र में थोड़ी बहुत अशुद्धि हो जाए ना तो घबराना मत, क्योंकि ये हमारे लोकल नहीं है, ये फॉरेन से आए हुए हैं। जैसे मैकम मैरिट लिखा है ना, तो इसको मैकम मैरियट भी लिख दोगे ना तो भी आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा। जैसे मिल्टन सिंगर है, अब मिस्टर सिंगर भी कर दोगे ना तभी भी आपका ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो त्रुटि करोगे ना नाम में, माइनर त्रुटि करोगे तो चलेगा। अब मुद्दे पर आओ, मुद्दा ये है कि जैसे प्रश्न आ गया सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, तो रेडफील्ड का भी प्रयोग करें, मैकम मैरिट का प्रयोग करें, मिल्टन सिंगर का भी प्रयोग करें। फिर देखो, जैसे परंपरा और आधुनिकता की बात करें, मिस्टर योगेंद्र सिंह का प्रयोग करें, मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस की वो बात करता है ना, ऐसे आप समाजशास्त्रियों का प्रयोग करोगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। और प्रयोग करना ही है, करोगे क्या भाई, पास होना है, प्रोफेसर बनना है। सिद्धांत और अवधारणाओं को उदाहरणों से जोड़े, है ना, जहां तक संभव हो। जैसे कोई कंसेप्ट आया है ना तो उसको उदाहरणों से जरूर जोड़े, ठीक है। और भारतीय संदर्भ को ज्यादा प्राथमिकता दे। कंटेम्प्रेरी इशू की हम बात करेंगे ना, जैसे हम हिप्पी संस्कृति की बात करें, हिप्पी संस्कृति या हिप्पी आंदोलन 1960, है ना, 1960 के दशक में अमेरिकन युवाओं के द्वारा यह एक तरीके का प्रायोजित आंदोलन था, जिसमें अमेरिकन जो युवा थे ना, यूथ जनरेशन थी, वो जो क्लासिकल वैल्यूज थे अमेरिका के, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि हम अपनी जिंदगी खुल के जिएंगे। तो बेहतर होगा कि आप हिप्पियों की बजाय हमारे देश का जो कोई भी एग्जाम्पल, जैसे जेएनयू में एक वो किसिंग वाला चला था, छोरा छोरियों का चुम्बन, अभी की बात है,
बेमुश्किल से 8-9 साल पहले की घटना है ये। तो उसमें क्या हुआ था, देखो मैं किसी संस्थान पर टिप्पणी नहीं उठा रहा, केवल एक न्यूट्रल शिक्षक रह के अपने विचार रख रहा हूं। तो वो चला था कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसे ऐसे चुंबन का चला था ओपन पब्लिकली। दैट इज फूडता। मेरी नजर में क्या है, फूडता है ये, है ना। चलो फूडता होगी या नहीं होगी, मैंने तो केवल एक पर्सन का रेफरेंस दिया है। ये तो नहीं आएगा, चुंबन फुंबन तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन ये क्या था भाई, ये एक इंडोलॉजी के खिलाफ एक आवाज थी, जो मूल कल्चर थी उसके खिलाफ एक आवाज थी। ये हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ एक आवाज थी। हमारी आइडेंटिटी विश्व में ऐसी नहीं है, उसके खिलाफ क्या थी, ये एक आवाज थी। ठीक है, तो मैं जो मेरे भाव समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, संभव हो हिप्पी फिप्पियों का प्रयोग ना करें, विदेश का कोई भी हो, हमारे देश के संदर्भ में करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर जिसके बाद में एक निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। अब फाइनली हम निष्कर्ष की बात करें कि निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक हो, संतुलित हो और ये भी भविष्य उन्मुख हो। मतलब निष्कर्ष है ना, जो थोड़ा सा सुझावात्मक कर दो, निष्कर्ष थोड़ा सा सुझावात्मक कर दीजिए, आने वाले समय में और बेहतर हो सकता है। ठीक है, सुझावात्मक निष्कर्ष कर दो, वर्तमान पर्सपेक्ट में ध्यान में रखते हुए आप निष्कर्ष रखो। तीनों चीजें हो गई, मेन बॉडी हो गई, इंट्रो पोर्शन हो गया और कंक्लूजन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और हाँ, एक ये पूछा क्या जाता है, बार बार ऐसा आता भी होगा आपके विचार में कि जो कीवर्ड होते हैं ना उनको हाईलाइट, जैसे साथियों कोई शब्द आया पश्चिमीकरण, उनको ऐसे हाईलाइट कर दो आप। ठीक है, जैसे पितृसत्ता आया उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, जैसे साथियों स्टेटिफिकेशन आया उसको हाईलाइट कर दो। लेकिन हाईलाइट केवल उन्हीं शब्दों को करो जो रिलेटेड टू क्वेश्चन हो, यानी जिनका मतलब प्रश्न से हो। संस्कृतिकरण है, संस्कृतिकरण में एक शब्द निकल कर आता है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, है ना। प्रभु जाति एक निकल कर आया, तो ये प्रभु जाति है ना, इसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे संस्कृतिकरण है, उसमें एक शब्द निकल कर आया कुर्ग, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, तो उसमें कुर्ग को हाईलाइट कर दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो मेन मेन शब्द आए उनको हाईलाइट कर दीजिए। अब देखो साहब, हम तीनों चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। कमांड वर्ड, पर्सन की डिमांड जो हमें समझनी है, मेन बॉडी जो छोटे छोटे सब टाइटल में बांटने, बड़े बड़े पैराग्राफ से बचे, है ना। जिसके बाद में निष्कर्ष जो कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड हो, भविष्य उन्मुख हो, वर्तमान पर्सपेक्ट को वो धारण करता हो, और ये हाईलाइट है। जिसके बाद में अब ध्यान रखें कि विद्यार्थी गलती कहां करता है। विद्यार्थी का मतलब शिक्षार्थी गलती कहां करता है। प्रश्न में पूछा है क्या, आंसर क्या दे रहा है। मैंने वही बात की ना, कॉपी तो कॉपी तो कोई भी, अब मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो अभी लेक्चरर है, उसकी एक विचारधारा थी कि जितनी ज्यादा कॉपी भरूंगी उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, और कभी वो उसको बढ़िया नंबर नहीं मिले, लेकिन हर बार वो सप्लीमेंट्री कॉपी भरती। बहुत ज्यादा भी नहीं आता था, पढ़ने में बहुत सुपर भी नहीं थी। हाँ, छोटी वाली जो प्रोफेसर है वो तो ब्रांड है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में, राजस्थान का सेकंड सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, आई थिंक राजस्थान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस वाइज, सबसे कम उम्र की प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड है उसको, आज जॉब करते हुए लगभग 9 साल हो गए, है ना। वो तो ब्रांड है। लेकिन बड़ी वाली सिस्टर के संदर्भ में ये बात नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी घिस रहे लिख के आ रहे हैं, तो आंसर तो कोई भी दे सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि सोशल डार्विनवाद के बारे में बताओ, हम गाय की विशेषता लिख रहे हैं, लिख तो कोई भी सकता है, गाय के 4 पूंछ, किसी को पता भी नहीं रहता कितनी पूंछ रहती है, लेकिन लिखना है 4 पैर 10 आंखें। अरे भाई दे तो देख तो ले, प्रश्न की डिमांड क्या है। तो जैसा प्रश्न पूछा है, समझो इस बात को, जैसा प्रश्न पूछा है ना उस प्रश्न के अनुसार ही आंसर होने चाहिए। परिचय बहुत लंबा नहीं हो, जैसा कि मैंने कहा 20 से 30 शब्द, है ना। परिचय बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो, बिना उपशीर्षक या बड़े बड़े पैराग्राफ। अब मान लो आपने ये, जैसे मैंने अलग, ये उपशीर्षक ही तो है, जैसे मैंने ये उपशीर्षक बना दिया, फिर इसके बारे में लिख दिया, ये उपशीर्षक बना दिया इसके बारे में। अब मान लो मैं इन्हीं को भाई घिचपिच कर देता, क्या ये समझने योग्य होता? नहीं होता।
ठीक है। तो बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए बिना उपशीर्षक के बड़े पैराग्राफ ना लिखें और उदाहरण और डेटा का प्रयोग जरूर करें। जब आप इनका प्रयोग नहीं करते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है कि इसने वैसे ही हवा में तीर मारा है या अंधेरे में तीर मारा है। ठीक है, निष्कर्ष जरूर लिखना है। अब एक शब्द ये आता है, मैं आगे बताऊंगा, है ना, निष्कर्ष का वो आगे बताऊंगा। और शब्द सीमा से बहुत ज्यादा मत लिखो, ठीक है, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, गुरुजी क्या हम इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग, अब देखो मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा आपको, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा और आप सारे का जो आंसर राइटिंग होगा वो हिंदी माध्यम ही होगा। तो क्या हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? कुछ शब्दों का कर सकते हैं। जैसे साथियों किसी प्रश्न में कोई शब्द आया है ना, जैसे ये संस्कृतिकरण शब्द आया, या मान लेते हैं एक, ये बहुत आसान है, एक शब्द ले लेते हैं लोक विधि विज्ञान। ठीक है, लोक विधि और विज्ञान, है ना। एग्जामिनर को तो सब आएगा, कहीं ये मत सोचना कि एग्जामिनर को नहीं आएगा। तो लोक विधि विज्ञान आ गया ना, तो एक जगह स्टार्टिंग में कहीं भी सबसे पहले हमारे आंसर में लोक विधि आए, उसके आगे ब्रैकेट में एथनो मेथोडोलॉजी लिख दो, बस एक जगह लिख दो। फिर आगे प्रश्न के आंसर में कितनी भी बार लोक विधि विज्ञान आए उसका अंग्रेजी मत लिखना, ये बहुत रेयर है। जैसे कई शब्द, एक हमारा कुछ क्या होते हैं, फॉक वर्ड्स होते हैं, कुछ है ना लोक शब्द होते हैं जो प्रचलित नहीं होते, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में बोले जाते हैं। जैसे हमारे एक शब्द है रड़क, रेड़क, है ना, ये हमारा एक शब्द है जो यहां पर बोला जाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि ओए ज्यादा दादागिरी मत कर वरना मैं तेरी रड़क निकाल दूंगा। अब आप में से मुश्किल से 2-5 लोग हैं ना, उनको पता चला होगा रड़क क्या है। रड़क का मतलब होता है ईगो, कि 2 मिनट में मैं तेरा ईगो है ना वो ईगो बाहर कर दूंगा। अब मान लो आपने कोई ऐसा शब्द का प्रयोग किया, एग्जामिनर को आता ही नहीं है लेकिन वो प्रयोग करना जरूरी हो गया, तो उसका एक जगह लिख दो। अब जितनी भी बार प्रश्न के आंसर में रड़क आए हर जगह ईगो मत करना, बस एक जगह आगे रड़क लिख के ब्रैकेट में ईगो कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से कोई शब्द जो प्रचलित नहीं है, मेरी बात सुनना, नेट की परीक्षा में भी तो हमने यही आपत्ति उठाई थी कि प्रचलित शब्द है ना उनको आप आसान भाषा में डिफाइन भी करें, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करें, हालांकि वो अंग्रेजी में ही आता है। मान लो कोई ऐसा शब्द जो नया है, प्रचलित नहीं है, उसका आप अंग्रेजी लिख सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में बुक का नाम, बुक वगैरह का नाम है ना, वो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे सोशल कंट्रोल, अब आप ये जो किताब है ना सोशल कंट्रोल, है ना, ये मैं गलत नहीं हूं तो 1901 1901 में लिखी गई थी, मिस्टर E.A. रॉस। ठीक है, एडवर्थ एल्वर्स रॉस, ये अमेरिका के थे। तो ये जो सोशल कंट्रोल यहां लिख दो अंग्रेजी में, बुक वगैरह का नाम ऐसे बंद करके और उसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हर बार सोशल कंट्रोल, मतलब सोशल कंट्रोल तो किताब है लेकिन कोई ऐसा शब्द जो बार बार आ रहा है, बार बार अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक पर्सन स्टूडेंट के द्वारा यह पूछा जा सकता है। दूसरा ये था कि क्या अलग अलग पेनों का प्रयोग करें। ध्यान रखें, मैंने यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट और बहुत सारे कैंडिडेट के रिव्यू पढ़े, उनके वीडियो देखे, उनके एक्सपीरियंस सुने। 2 ही पेन का प्रयोग करना है, एक तो ब्लैक पेन का और जिसके बाद में एक ब्लू पेन का। अगर मान लो आपको प्रश्न लिखना है, बुकलेट में मान लो आपको प्रश्न लिखना है, एक ये भी दिक्कत है। और कल हमारी एक महिला शिक्षार्थी थी, डॉक्टरेट है, उनका क्वालिफाई हुआ है, हमसे जुड़ी हुई है। वो कह रही थी कि सर क्या प्रश्न भी लिखें। देखो मैंने वीडियो देखे हैं ना, उसमें बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं या जो भी मैंने अनुभव पढ़े हैं कि प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार देख लेना, डायरेक्ट उसका क्रमांक लिखो और फिर आंसर करके आप उसका आंसर राइटिंग कर लीजिए। लेकिन याद रखें, मैंने आपके यूपीपीएससी के प्रश्न देखे पिछले साल के, कोई बहुत लंबे प्रश्न नहीं है। उनकी जो लैंग्वेज है ना, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, कोई बहुत लंबी, अगर छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन के हैं, तो हमें लिखने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
जैसे ये पूछ लिया जाए एक प्रश्न कि जीएस गुरिया के अनुसार जाति की 6 विशेषताओं का वर्णन करो, कितना छोटा सा, अब ये प्रश्न लिख देंगे ना तो ये थोड़ा सा एक वेल डिफाइन हो जाएगा, ये उसमें आंसर में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगी? क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप प्रश्न लिख, बाध्य नहीं हो, प्रश्न लिखने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन अगर आपको प्रश्न लिखना भी पड़े तो वहां ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज नीला, पीला, लाल, गुलाबी, बैंगनी, मटमैला, सतरंगी ऐसे पेनों से आप बचना। ठीक है, ऐसे पेनों से आप बचिए। प्रश्न ना लिखते हो तो केवल कॉशियस हो, बिलीव ही करें, है ना। और फिर हाँ, ये मैंने देख क्या प्रश्न भी लिखे, यूपीएससी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये तो साहब मैंने आपको पूरा लगभग 50 मिनट जो मैं रिसर्च किया, जो अनुभव किया, जो मैं जानकारी जुटाया, उसके आधार पर मैंने पूरा यहाँ पर बखान कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास मेरे से भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सुपीरियर है, उनके अनुभव उनके काम आएंगे। ठीक है, चलो साहब, अब यहाँ पर ये आंसर है ना, आंसर राइटिंग है, तो याद रखें ये मेन जो चीज़ एक बार हाईलाइट कर दूं, फिर मैं आपको आंसर राइटिंग बताऊंगा। पहले जो मेन चीज़ ये है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है, उसकी डिमांड को समझे। डिमांड का मतलब है कि उसमें कमांड वर्ड्स, किस प्रकार के कमांड वर्ड्स का प्रयोग किया है उनको समझे। मैंने मोस्टली जो कमांड वर्ड हैं वो सारे बता दिए। फिर जिसके बाद में अगर 200 शब्दों का प्रश्न है, परिचय 20 से 30 शब्दों में होना चाहिए, मेन बॉडी 140 से 160 शब्दों में, 10-5 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, और निष्कर्ष 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, मान लो आपने कोई फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बना दिया, आपको लगे कि निष्कर्ष थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो भाई थोड़ा सा लंबा कर दो, उससे क्या फर्क, स्पेस तो बचेगा हमारे पास, शब्द सीमा तो बचेगी। और इन सारा प्रयोग करें, और लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखे, कई कई लाइनों में ना लिखे। ठीक है, और फिर जिसके बाद में ये मैंने आपको कुछ यहाँ पर बता दिए, एक एग्जाम्पल मॉडल फ्लो चार्ट। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव हो, संतुलित हो, और भविष्य को देखते हुए, वर्तमान प्रोस्पेक्ट और भविष्य को देखते हुए होना चाहिए। ये कुछ बातें जो विद्यार्थियों को नहीं करनी है। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द, पेन हो गया। अब देखो साहब, एक प्रश्न ये है, जैसे साथियों ये 150 शब्दों का है ना, ये 150 शब्दों का है। हालांकि ये अभी मैंने जीआईसी के लिए तैयार किए हैं तो वहीं से लिया है ये, है ना। इसको मान लेते हैं अपन कि ये प्रश्न है ना, इसको एक तरीके से मान लेते हैं, अभी आज से तैयार करूंगा जीडीसी वालों के, तो मान लेते हैं कि एक पे प्रश्न पूछा गया, सोशल कंट्रोल या सोशलाइजेशन का प्रश्न है कि दमनकारी और सहभागी सामाजिकरण के बीच में अंतर क्या है। अब याद रखें यहां पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। अब मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि हमारा जो पहला यानी जो इंट्रो पोर्शन या जो पहला पार्ट होता है ना, वो प्रस्तावना का होता है, और प्रस्तावना में मैंने कहा कि आपको फैक्ट के प्रयोग करने ही है। अब वो फैक्ट किसी थिंकर का नाम हो सकता है, कोई बुक का नाम हो सकता है ना, कोई स्टेटमेंट या कोई परिभाषा हो सकती है। यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले मैंने फैक्ट का प्रयोग कर दिया। दमनकारी और सहभागी, अब दमनकारी और सहभागी, अब फैक्ट का प्रयोग भी वो करना है रिलेटेड टू क्वेश्चन, ओरिएंटेड टू क्वेश्चन, कि जो प्रश्न में क्या पूछा। अब दमनकारी सहभागी की बात कौन करता है? ब्रूम एवं सेल्जनिक करता है। ठीक है, ब्रूम एवं सेल्जनिक ने सामाजिकरण की 2 विधियां बताई है, एक है दमनकारी और दूसरी है सहभागी। आपसे प्रश्न में अंतर ही तो पूछा है। अब देखो प्रश्न की डिमांड में देखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, यहां पर क्लियर है प्रश्न, केवल डिफरेंट करना है, इस तरीके से टेबल बना दीजिए। अब यहां पर मैं बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बनाता। सबसे पहले आप जो अंतर कर रहे हो ना, उसका आधार क्या है, जिसके बाद में यहां पर दमनकारी लिख दीजिए, सहभागी। जैसे साथियों हम दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें दंड एवं भौतिक पुरस्कारों का प्रयोग किया जाता है, इसमें संवाद, सहयोगी और प्रोत्साहन की भावना उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे
इसका केंद्र बिंदु की बात करें, ये माता पिता केंद्रित होता है, ये संतान केंद्रित होता है। दमनकारी का मतलब होता है जिसमें बच्चों की भावनाओं का ध्यान ही नहीं रखा जाता। बच्चों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता तो नियंत्रण का प्रकार होता है, उनको डराया जाता है, उन पे आदेश चलाया जाता है। जबकि संतान केंद्रित में बच्चों की भावना का ध्यान रखा जाता है, प्रेम से समझाया जाता है, विश्वास में लिया जाता है। ठीक है, परिणाम क्या निकलते हैं कि बच्चा है ना वो डरपोक हो जाता है, जबरदस्ती आज्ञाकारी हो जाता है, अनुशासन में रहने लगता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, वो मन से कुछ करना चाह रहा है तो वो करेगा सहभागी में, क्योंकि यहां पर प्यार प्रेम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो साहब, प्रश्न में यही तो था, अंतर स्पष्ट कीजिए और ये इसका निष्कर्ष लिख दो छोटा सा। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो वर्ड्स है ना निष्कर्ष का, आप ये निष्कर्ष लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, इस शब्द का प्रयोग की बात कर रहा हूं। अगर आप ना लिखोगे और डायरेक्ट यहां से शुरुआत करोगे ना तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लास्ट की लाइन है ना वो निष्कर्ष ही है। ठीक है, फिर जिसके बाद में जैसे अगला प्रश्न मैं आपको बताऊं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का सामाजिकरण के अध्ययन में क्या योगदान है। अब ध्यान रखें, प्रश्न की डिमांड देखो आप, प्रश्न कितने भागों में। सबसे पहले एक शब्द आ गया जीन पियाजे, है ना। दूसरा आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और तीसरा आ गया कि सामाजिकरण में क्या योगदान। स्पष्ट करो, स्पष्ट भी तीन बातों को लेकर हमें स्पष्ट करना है। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दो कि ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति के बौद्धिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ विकास होता है। इसके बाद जीन पियाजे करता है कि अलग अलग स्टेज में बच्चा है ना जो अलग अलग स्टाइल से सोचता है। चार अवस्थे बताइए इसने, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि ये 200 शब्दों का है ना, इसको 200, ये हालांकि 250 शब्दों का है, उसमें जीआईसी के लिए था, आपका तो 200 शब्दों का ही रहेगा। 200 शब्दों का है तो हम विस्तार से लिख सकते हैं। तो अगर 125 शब्दों का होता ना ये, तो ये हमें ये तो लिखना था, ये तो लिखना था, लेकिन ये हमें नहीं लिखनी थी, क्योंकि ये जो आंसर है ना वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चार अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अब देखो साहब, सामाजिकरण में क्या योगदान है? चार अवस्था हो गई, क्योंकि चार अवस्थाओं के बारे में पूछा है, संज्ञानात्मक विकास। ये जो चार स्टेप है, ये चारों स्टेप ही तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। फिर इनका क्या योगदान है ये मैंने उपशीर्षक डाल दिया, डॉट डॉट लगा के उसको एक्सप्लेन कर दिया और ये लास्ट में निष्कर्ष कर दिया। ठीक है, जैसे एक प्रश्न इसको देखो, सामाजिक विभेदीकरण और इष्टीकरण। अब देखो यहां पर मैंने फैक्ट का प्रयोग किया है, लूमने या लमने, है ना। ये यहां पर देखो, इसमें फैक्ट, एक फैक्ट ये हो गया और एक फैक्ट ये हो गया, है ना। जिसके बाद में टेबल बनाया, टेबल बना के दोनों का डिफरेंट कर दिया, है ना। और एक प्रश्न ये है, जैसे मेकाइवरम पेज के मैंने 7 आधारों की बात करी, तो मेकाइवरम पेज समाज को वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात करता है, 7 आधार। अब इन आधारों को पारंपरिक रूप से लिखने की बजाय आप इस तरीके का डायग्राम बनाओगे ना तो उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और अच्छे नंबर मिलने की संभावना भी होगी। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष हो गया। चूंकि ये 250 शब्दों में था इसलिए ये बड़ा है, आपके जीडीसी के मामले में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये लो साहब, लगभग 1 घंटा हो गया बिना रुके बिना थके, पूरी तरीके से एनर्जेटिक होके। अब सुनिए, अब मैं आपको हमारा जो कोर्स है ना उस पेड कोर्स में आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टिंग में ही बता दूं, फिर बाद में बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो 25 अगस्त यानी आज से हमारा बैच स्टार्ट, ये वीडियो मैं पेड क्लास में भी डालूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा। आज से स्टार्ट हो जाएगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो इसकी फीस है वो 4000 है। ठीक है, बाकी ये नंबर है, कॉल कर लेना जो भी डाउट है। देखो भाई, अब सुनो, मैं आपको बताऊं, आपके टोटल 10 यूनिट है। अब 10 यूनिटों की हम चर्चा करें तो ये आपके है ना टोटल 10 यूनिट हैं, जीडीसी का सिलेबस है। सबसे पहले
हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो फर्स्ट यूनिट का प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास बचते हैं 30 दिन। प्रत्येक यूनिट को लगभग हम 3 दिन का समय देंगे। ध्यान रखें, प्रत्येक यूनिट को हम 3 दिन का समय देंगे। इस तरीके से 10 यूनिट हमारे 30 दिन में हो जाएगी। मैं आपको रोजाना, जैसा कि मैंने कहा, कि 6 प्रश्न दूंगा, जिसमें 3 प्रश्न 125 शब्दों के होंगे और 3 प्रश्न है ना वो आपके 200 शब्दों में होंगे। ठीक है, मैं आपको 6 प्रश्न दूंगा। अब सबसे पहले याद रखें कि जैसे 3 दिन आपका पहला यूनिट चलेगा तो इसमें से कितने प्रश्न बनेंगे? लगभग 6 या 18 प्रश्न बनेंगे। 18 से ज्यादा भी बन सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन कम से कम कितने प्रश्न बनेंगे? 18 प्रश्न। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन टॉपिक को, सभी टॉपिक को टच करूं, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। मैं इसमें से फर्स्ट यूनिट में से मेन 18 प्रश्न बनाऊंगा। जैसे आज 22 अगस्त हो गई, आज मैं आपको 6 प्रश्न दे दूंगा। ठीक है, आने वाले 3 दिन तक ये यूनिट चलेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको करनी है, मॉडल आंसर तो मैं बाद में दूंगा। तो सबसे पहले ये जो पहला यूनिट है ना, इसके पूरे वीडियो देख लो। ठीक है, मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं कोर्स में। एक तो प्रारंभिक परीक्षा करके फोल्डर बना रखा है और जिसके बाद में एक मेंस यानी मुख्य परीक्षा करके फोल्डर बना रखा है। चूंकि दोनों का सिलेबस वही है, प्रारंभिक परीक्षा में सारे वीडियो हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, नोट्स के नाम पे एक शब्द भी मत लिखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे शिक्षार्थी, आदमी मर गया, उसकी काठी तैयार हो गई, जलाने की तैयारी हो रही है और उसके लिए चाय बना रहे हैं कि जलाने से पहले इस मुर्दे को चाय पिला दो। मतलब परीक्षा आ गई, शौक सोना तो है ही नहीं, बस आ गई परीक्षा, 30 दिन बचे हुए। नोट्स के नाम पे एक भी शब्द मत लिखना। जो मैंने वीडियो, लगभग 150 वीडियो हैं प्री एग्जाम के, पहले यूनिट के, दूसरे यूनिट के, 10 यूनिट के सभी वीडियो देख लेना। वीडियो देखने से ही आप आंसर राइटिंग करोगे। मैं फिर कहूंगा, नोट्स मत लिखना, वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। जैसे 3 दिन आपका पहला यूनिट चलेगा, 3 दिन में सारे वीडियो आप देख डालो, वीडियो देख के ही आंसर राइटिंग होगी। 3 दिन में मैं 18 प्रश्न, मतलब मैं टच करूं कि प्रत्येक जो टॉपिक है ना उसको कवर कर सकूं। ठीक है, अब जैसे मैंने आज आपको 6 प्रश्न दे दिए, कल उन प्रश्नों का मैं क्या डाल दूंगा? मॉडल आंसर डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, मॉडल आंसर डाल दूंगा। आपने जो प्रश्न लिखा है, जैसे आज मैंने प्रश्न डाला, आपने लिखा है, तो आप स्वयं मूल्यांकन करना, लिखा कहां से है? वीडियो देख के लिखा है। मैं आंसर भी तैयार करूंगा तो मेरे नोट्स और वीडियो से ही करूंगा। आप खुद का मूल्यांकन करना कि सर ने जो मॉडल आंसर डाला है उसमें और हमारे आंसर में क्या अंतर है। जैसे मैंने कोई डेफिनेशन से शुरुआत करी, मैंने टेबल्स बनाया, मैंने फ्लो चार्ट बनाया, सर ने जब इतना अच्छा किया तो हमें भी इतना अच्छा करना है। मॉडल आंसर देखकर आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ एवल्यूएशन यानी स्व मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, कल मॉडल आंसर डाल दूंगा, फिर कल और 6% डाल दूंगा, परसों मॉडल आंसर और फिर अगले दिन के फिर 6%। इस तरीके से 30 दिन तक हमारी ये प्रक्रिया चलेगी। यूनिट वाइज डालूंगा मैं मेंस एग्जाम में, प्रत्येक जो 10 यूनिट है उनके अलग अलग फोल्डर बना दूंगा। नोट्स नहीं बनाने हैं, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। जो प्रैक्टिस है ना वो रेगुलर करनी है। मैंने जीआईसी की परीक्षा में एक बात नोटिस करी है, जीआईसी मेंस का करा रहा हूं ना, स्टूडेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे। ज्यादातर वो इंतजार करते हैं कि गुरुजी प्रश्न दे और अगले दिन मॉडल आंसर, और वो मॉडल आंसरों को ही रट के जा रहे हैं। सारे ही लोग मॉडल आंसरों को रटेंगे तो क्या वो स्कोरिंग आंसर होगा? वो नहीं होगा। केवल मेरे मॉडल आंसर से तरीका समझना है, उसको रटना मत। नियमित प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सफल भी नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, फिर जैसे मान लो मैंने 6 प्रश्न दिए,
आपके पास समय बच गया। 6% में 3 200 शब्दों के हो गए, तो 2 3 6 600 शब्द का वो हो गया, 3 3 125 शब्द के हो गया ना। तो 12 12 14 12 36 है ना, 3 वो हो गए। फिर भी मान लो वो लिखने के बाद में आपको समय बचता है, आपको लिखने के बाद में समय बचता है ना, अपने मन से प्रश्न बनाकर, अपने मन से प्रश्न बनाओ, लिखने का प्रयास करो। बाकी मैं आपको कितना दूंगा, 6% दूंगा। मॉडल आंसर से मिलान करना है, और अधिकतम शाम 6 बजे, क्योंकि मेरे ऊपर भी काम का दबाव है, अधिकतम शाम 6 बजे मैं मॉडल आंसर और क्वेश्चन है ना वो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, नोट्स वोट्स कोई कुछ नहीं बनाएगा, और एक एक की कॉपी चेक भी नहीं होगी, आपको सेल्फ मूल्यांकन करना है ना। कोशिश करूँगा कि आपके 10 यूनिट हैं, 10 यूनिटों में मैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन बनाऊँ, यानी लगभग 180 क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक टच में करने का मैं प्रयास करूँगा। बाकी जो जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आते जाएंगे, हाँ एक बात और मैं भूल गया इसमें कहना, जैसे स्टार्टिंग के जो हमारे 10 दिन रहेंगे ना, जैसे आज मैंने आपको मॉडल प्रश्न दे दूंगा, कल उनका मॉडल आंसर और मॉडल आंसर का वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस तरीके से लगभग हमारी 10 वीडियो क्लासेज इसमें शामिल है। एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें केवल पढ़ के ही सुनाऊंगा। अब जैसे ये है, ये मैं आपको बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मॉडल आंसर तो दूंगा ही, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि वो क्या वीडियो फॉर्मेट में भी आ जाएगा। इस तरीके से टोटल 10 वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो आपके लिए वो सहूलियत रहेगी। बाकी भाई ऐसा है, नियमित प्रयास जरूर करें, ठीक है। 1 घंटा और 6 मिनट हो गया है ना। ये मेरे जो स्टेप हैं इनको फॉलो करें, क्लास ज्वाइन करना है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है ना। मोबाइल एप्लीकेशन, मैं बार बार फ़ोन इसलिए देख रहा हूँ कि कोई बहुत विशेष व्यक्ति आने वाले हैं, आने वाला है, मेल है, फीमेल नहीं है ना। और फिर जिसके बाद में ये सारे स्टेप फॉलो करें जो जो मैंने बताए हैं, पेड बैच में हो या नहीं हो, ठीक है। फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बाकी खूब पढ़े, है ना। और माँ शारदा है आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।